नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने तमिलनाडु के पिन्नई-पक्कम और मन्नालूर में 2 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह शुरू करने की घोषणा की। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने कहा, भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों पर सेना के हवाई हमले में 27 नागरिकों की मृत्यु और 30 घायल। कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी, मौसम विभाग ने ओडिशा में आज लू चलने की संभावना व्यक्त की। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु में 2 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह शुरू करने की घोषणा की है। ये समूह पिल्लई-पक्कम और मन्नालूर में 11 अरब 12 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। 2 electronics manufacturing clusters with investment of 1,112 crore, one at Pillai-Pakkam, Manalur. So these 2 will be set up as very large electronics manufacturing clusters, and that will help our growth of electronics manufacturing in Tamil Nadu in a very big way. चेन्नई में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की नई विनिर्माण इकाई के उद्घाटन के दौरान कल ये घोषणा की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि 15 एकड़ में ये इकाई तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने और 5 खरब के इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण का बाजार हासिल करने की भारत की महत्वाकांक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लिए सरकारी सहायता में वृद्धि हुई है तथा राज्य को 60 अरब रुपए से अधिक के रेलवे बजट का लाभ मिला है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। Today you will be very happy to know that electronics has become the second largest export item in the country, overtaking many conventional industries which had developed export over decades. And just see, within 1 decade, electronics has become the second largest. श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना की बदौलत हम भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे असम और मिजोरम के 3 दिन के दौरे पर हैं। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर को कोकराझार जिले के दोतमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 97वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम को नई दिल्ली लौटने से पहले गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। आमीनुल हकदार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। इससे पहले कल असम राइफल्स के बटालियन मुख्यालय को आइजोल शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जोखाउसंग में स्थानांतरित किए जाने पर गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय मिजोरम के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समूचे पूर्वोत्तर को एकजुट करने और मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले 10 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने का, एकजुट करने का हर प्रयास कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, पोर्ट से लेकर स्पेस तक और एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम नरेंद्र मोदी सरकार गढ़ रही है। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 35 खरब डॉलर की थी और अनुमान है कि 2026 तक ये 47 खरब डॉलर हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2028 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़कर 57 खरब डॉलर की हो जाएगी और भारत जर्मनी से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले उपभोक्ता बाजार के रूप में उभरा है और उसकी वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये असाधारण बढ़ोतरी संयोग से नहीं बल्कि वर्षों के दूरदर्शी नेतृत्व और साहसिक आर्थिक सुधारों का परिणाम है। सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी ने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है तब से बदलाव का दौर शुरू हो गया है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने औद्योगिक नवाचार को प्रोत्साहित किया है, जिसकी वजह से गांव विनिर्माण केंद्रों और शहर संपन्न आर्थिक केंद्रों में बदल गए हैं। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। एक रिपोर्ट। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत जाने माने लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या पुरुष और महिला के बीच भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य लोक सेवक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशिभूषण त्रिपाठी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज प्रसारित होने वाले लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत का अपना पॉडकास्ट साक्षात्कार सुनने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री फ्रीडमैन के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। इस बातचीत में श्री मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री फ्रीडमैन ने कहा कि उन्होंने 3 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ पॉडकास्ट बातचीत की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन की सबसे प्रभावशाली बातचीत रही। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन का संचालन पूरी तरह से दक्षिण मध्य रेलवे की महिला कर्मचारी करेंगी। श्री रेड्डी ने रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे आधुनिकीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्टेशन का शीघ्र ही पूरी तरह से महिला रेलवे स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया जाएगा। बेगमपेट रेलवे स्टेशन को 2 चरणों में आधुनिक बनाने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि पुनर्विकास कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लगभग 40 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। श्री रेड्डी ने कहा कि राज्य में 22 नई रेलवे परियोजनाओं के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तेलंगाना में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादियों के 64 सदस्यों ने पुलिस महानिरीक्षक मल्टी जोन 1 चंद्रशेखर रेड्डी और भदाद्री कोठागुडेम जिले के पुलिस अधीक्षक रोहित राज के समक्ष कल स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही पिछले 2 महीनों में समर्पण करने वाले माओवादियों की कुल संख्या 122 हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक ने मीडिया को बताया कि समर्पण करने वालों में 48 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समर्पण करने वाले माओवादियों को तत्काल सहायता के रूप में 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों के नियंत्रण वाले एक गांव पर सेना के हवाई हमले में 6 बच्चों सहित 27 नागरिक मारे गए हैं। मांडले पीपुल्स डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि सिंगू के लेट पैन हला गांव में कल हवाई हमले में 30 लोग घायल भी हुए हैं। मांडले पीपुल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार के मुख्य विपक्षी दल का समर्थक है। पिछले वर्ष जुलाई में इसने सिंगू शहर पर कब्जा कर लिया था। इन गुटों की दशकों से अधिक लंबे समय से स्वायत्तता की लड़ाई जारी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने यमन की राजधानी सना पर कल हवाई हमले किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे पर हमले बंद नहीं होने तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी युद्धक विमानों ने नौवहन, वायु और नौसेना की संपत्तियों की रक्षा और नौवहन स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए आतंकियों के ठिकानों और मिसाइल सुरक्षा प्रणाली पर हवाई हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आतंकी ताकत अमेरिका के वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाजों का स्वतंत्र रूप से आवागमन नहीं रोक सकता। श्री ट्रंप ने ईरान को विद्रोही समूह का समर्थन बंद करने की भी चेतावनी दी है।
इस बीच अमेरिका के मध्य और दक्षिणी भागों में आए बवंडर और भयंकर तूफान से 19 लोगों की मौत हो गई है। मिसौरी में सबसे अधिक 11 लोगों की मृत्यु हुई। तूफान के कारण 100 से अधिक जंगलों में आग लग गई है। इससे 10 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। तूफान के प्रभाव से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तेज हवाओं के कारण टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकानसस, मिसौरी, इलिनॉइस और इंडियाना में 2,60,000 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया उत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में रस्सा कूद, क्रिकेट बॉलिंग और स्टेशनरी साइकिलिंग तथा पंजा लड़ाना जैसे खेलों का आयोजन होगा। 2019 में फिट इंडिया अभियान शुरू होने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रोजाना आधे घंटे व्यायाम करने का आह्वान किया था। फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में कल रात मुंबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल में ये लगातार तीसरी हार है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने 44 गेंदों में 66 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। हरमनप्रीत कौर प्लेयर ऑफ द मैच और नेट सीवर ब्रंट टूर्नामेंट की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी चुनी गयी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 523 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। अमेला कैप ने 18 विकेट लिए और उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया। अमनजोत कौर को उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। भारतीय कुश्ती संघ ने सीनियर एशियाई चैंपियनशिप के लिए विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता दीपक पूनिया और अंतिम पंघल सहित 30 पहलवानों का चयन किया है। ये प्रतियोगिता 25 से 30 मार्च तक जॉर्डन के अम्मान में होगी। कुश्ती संघ के ट्रायल में पुरुषों की फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन तथा महिला वर्ग के लिए 10-10 पहलवानों का चयन किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरी तेलंगाना में आज और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सौराष्ट्र तथा कच्छ में अगले 2 दिन तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा कि ओडिशा में आज भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कश्मीर के कई इलाकों में कल बर्फबारी और कुछ अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया, पुलवामा, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में भी बर्फबारी हुई। बांडीपुरा जिले के गुरेज, कुपवाड़ा के कुछ इलाकों और घाटी के दूरदराज के इलाकों में भी बर्फबारी की खबर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद फरहत। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का कई देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का विचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। जनसत्ता लिखता है 41 देशों पर अमेरिका लगा सकता है यात्रा प्रतिबंध। अमर उजाला की सुर्खी है ट्रंप प्रशासन ने आंशिक या पूर्ण यात्रा प्रतिबंध के लिए तैयार की 3 श्रेणियां। अफगानिस्तान और भूटान के नागरिकों पर अमेरिका जाने पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। आयुष्मान योजना के लिए नई सिफारिशें, आयु सीमा 70 से घटाकर 60 साल करें, हरिभूमि की खबर है। पहाड़ों पर हिमपात और मैदानी इलाकों में वर्षा से गिरा तापमान, दैनिक जागरण की सुर्खी है। जनसत्ता ने कश्मीर में बर्फ गिरने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। वहीं हिंदुस्तान ने दिल्ली समेत कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ने की खबर प्रकाशित की है। राष्ट्रीय सहारा ने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है सुनीता और बुच के वापसी की तैयारी, फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों का स्थान लेने के लिए दल रवाना। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने तमिलनाडु के पिल्लईपक्कम और मन्नालूर में 2 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह शुरू करने की घोषणा की। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने कहा है भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों पर सेना के हवाई हमले में 27 नागरिकों की मृत्यु और 30 घायल। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।